तो चलो बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। फिर आज अपन देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब आप समझ रहे हो, जब बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपन ट्रांसफर करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जब बॉडी मूव करती है तो हम उसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। लेकिन जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो अपन उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो एक सिंपल सा अपन कंपैरिजन करते हैं। तो मुझे लगता है ये कंपैरिजन आप देखेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कि पूरे फॉर्मूले जो हैं रोटेशनल मोशन के वो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। तो चलिए अपन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों, यदि हम ट्रांसलेटरी मोशन से रिलेटेड बात करें और रोटेशनल मोशन, और फिर थोड़ा बहुत अपन एक्स्ट्रा वाला भी एक कॉलम रखते हैं, एक्स्ट्रा। तो देखो, ट्रांसलेटरी मोशन में हमने एक टर्म यूज की थी जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। तो जब बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेटली हमने ट्रांसलेटरी मोशन में वर्ड यूज किया था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और उसको वो डिनोट किया था एस से। यही चीज रोटेशनल मोशन में अपन लीनियर डिस्प्लेसमेंट ना बोलकर क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सी टर्म यूज करते हैं अपन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे कोई बॉडी है और इस एक्सिस के अबाउट यदि रोटेट करें तो यहां से यहां जाएगी, तो जो एंगल कवर होगा, फैन है, फैन की ये ब्लेड है, एक ब्लेड है, अब ये रोटेट कर रहा है यहां से, तो ये जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको अपन डिनोट करते हैं बाय थीटा। और सबको पता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से बॉडी, मान लीजिए यहां पर ये पार्टिकल ऐसा गया ए टू बी, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट उसका एस हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हुआ, और ये आर हो गया। तो एस, थीटा और आर में क्या रिलेशन होता है? एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। ये मैंने आपको सर्कुलर मोशन में बताया था और वही यहां पर भी यूज होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंटू रेडियस। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो यहां पर अपन टर्म यूज करते हैं लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को अपन v से डिनोट करते हैं, और आप सबको पता है v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या डिफरेंशिएशन के बेसिस पे बोल देते हैं अपन ds बाई dt बोलते हैं। जबकि यही चीज रोटेशनल मोशन में अपन बात करते हैं तो लीनियर वेलोसिटी ना बोलकर क्या बोलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, और इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा अपॉन टी, या इसी को अपन बोलते हैं डी थीटा अपॉन डी टी। हालांकि v और ओमेगा में भी रिलेशन है। v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू ऑफ आर, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ऑफ आर। फिर नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं यहां पर तो बोलते हैं लीनियर एक्सेलरेशन a। तो आपको पता है वेलोसिटी अपॉन टाइम या डिफरेंशिएशन के बेसिस पर अपन बोलते हैं dv बाई dt। यहां पर अपन उसकी क्या बोलते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये होता है ओमेगा अपॉन टी, या फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी। इसके लिए रिलेशन होता है a इज इक्वल टू अल्फा इंटू ऑफ आर। वैसे ही यहां पर नेक्स्ट यहां अपन यूज करते हैं टर्म इनर्शिया, उसी को अपन बोलते हैं मास m। यहां पर अपन बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से डिनोट करते हैं अपन, और I इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? m इंटू ऑफ आर स्क्वायर। तो मेन ये 4 कंपैरिजन आप ध्यान रखिए। यदि ये मेन 4 कंपैरिजन याद रखते तो आगे के फॉर्मूले आपके लिए रोटेशनल मोशन में याद करना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल फिफ्थ, देखिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसके बाद यदि अपन आते हैं तो यहां पर अपन एक टर्म यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम।
क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। P से डिनोट करते हैं आप, मास इनटू वेलोसिटी। उसी की जगह पर यहां पर क्या बोलते हैं आप, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं। जैसे यहां पर M है तो M की जगह क्या आना चाहिए, I। V वेलोसिटी की जगह क्या आना चाहिए, ओमेगा। तो जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है m इंटू वी, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला जाता है I इंटू ओमेगा। m की जगह पर I और v की जगह पर ओमेगा। हालांकि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम उनमें डायरेक्ट रिलेशन भी मैंने बताया है। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम, इट इज r क्रॉस p। डेफिनेशन थी, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम का जो टर्निंग इफेक्ट उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, राइट। फिर नेक्स्ट, जैसे आपने यहां पर फोर्स देखा था, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ट्रांसलेटरी मोशन में आपको रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर चेंज करने के लिए, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। रोटेशनल मोशन में फोर्स की जगह आपको क्या चाहिए, टॉर्क। तो F की जगह आप क्या लिखते हैं, टाउ, टॉर्क। अब मास की जगह M की जगह क्या जाएगा, I, और A की जगह क्या जाएगा, अल्फा। तो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, टॉर्क होता है I इंटू अल्फा, राइट। फिर नेक्स्ट, हालांकि देखो फोर्स और टॉर्क में भी रिलेशन बताया मैंने, है ना। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F। फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। नेक्स्ट, सेवेंथ आपने वहां पर देखा था वर्क। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। रोटेशनल मोशन में वर्क, तो फोर्स की जगह जाएगा टाउ और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर 8th, वहां आपने बोला था पावर, वर्क अपॉन टाइम, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और इसलिए आ गया था F इंटू ऑफ V। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है, वैसे यहां पावर वर्क अपॉन टाइम, पर अब यहां पर हो जाएगा फोर्स की जगह पर टॉर्क और लीनियर वेलोसिटी की जगह पर एंगुलर वेलोसिटी। फिर नेक्स्ट, यहां पर होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या था काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ m इंटू वी स्क्वायर। यहां पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m की जगह क्या आएगा बच्चों, I, और v की जगह क्या आएगा, ओमेगा। तो इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो बहुत इजीली आप याद कर सकते हो। मेन तो आप ये 4 याद रखे तो बाकी सब अपने आप बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट 10th, यदि इक्वेशन ऑफ मोशन पे बात करो आप, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन में फर्स्ट इक्वेशन था v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज u, इनिशियल वेलोसिटी। व्हाट इज v, फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम। यहां पर होता है उसकी जगह पर ओमेगा t इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस अल्फा इंटू टी। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, और टी की जगह टाइम। फिर नेक्स्ट यदि अपन देखते हैं यहां पर s इज इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहां पर आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u की जगह जाएगा ओमेगा 0 इंटू टी प्लस हाफ, a की जगह जाएगा अल्फा इंटू ऑफ टी स्क्वायर।
नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यहां पर उसकी जगह पर हो जाएगा ओमेगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू ऑफ थीटा, राइट। नेक्स्ट, जैसे ये इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने देखे, वैसे देखिए आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्या लॉज थे? फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो था एफ इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही था ना आपका। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, remains continue in rest, and if the body is in motion, remains continue in motion with constant velocity, यही था ना। ऐसे ही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, तो फोर्स इज इक्वल टू 0, इसकी जगह पर आ जाएगा इफ टॉर्क इज इक्वल टू 0। जैसे अपन यहां पर फोर्स बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स, रोटेशनल मोशन में क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो एफ की जगह पे जाएगा टाउ 0 और v की जगह जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू ऑफ कांस्टेंट। तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन? व्हाट इज फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, if the body is in rest, remains continue in rest, and if the body rotates about any axis, then it continue rotates with constant angular velocity. फिर सेकेंड लॉ क्या था? सेकेंड लॉ क्या था आपका? F इज इक्वल टू dp बाय dt, ये था आपका सेकेंड लॉ। Rate of change of linear momentum is directly proportional to or equal to applied force. According to Newton's second law, the rate of change of linear momentum is equal to applied force. यहां पर आ जाएगा the rate of change of angular momentum dl by dt is equal to of torque. फोर्स की जगह टॉर्क आ जाएगा, P की जगह पर L आ जाएगा। तो सेकेंड लॉ क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। फिर थर्ड लॉ क्या था आपका? थर्ड लॉ, क्यों बच्चों थर्ड लॉ क्या था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यही था ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वैसे यहां पर आएगा एवरी टॉर्क हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टॉर्क। टाउ 1 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ 2 1। एवरी टॉर्क हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टॉर्क। फिर वहां अपन ने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वैसे यहां भी होगा, पर मेरे पास यहां जगह नहीं हो, मैं चाहता हूं आप पूरा नोट कर लो इसको, तो नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों जैसा अपन ने वहां पर ट्रांसलेटरी मोशन में देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? According to law of conservation of linear momentum, in the absence of external force, linear momentum of the body or the system remains conserved. मतलब यदि फोर्स 0 हो, एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट हो, तो लीनियर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और आपको पता है लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब m इंटू वी इज इक्वल टू ऑफ कांस्टेंट। तो जैसा हमने वहां पर देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो
वो होता है इफ टाउ इज इक्वल टू 0 देन एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एल इज इक्वल टू अभी अपन ने देखा था आई इंटू ओमेगा। यहाँ मैंने मिटा दिया है, इसमें मैंने आपको शायद 5th या 6th नंबर पर बताया है। हाँ, आपको बताया 5th नंबर पर एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। तो इसका मतलब आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, जैसे यहां फोर्स बोला था तो यहां टॉर्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी और द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड, दैट इज आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एकदम सिंपल। तो ये सिंपल कंपैरिजन है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो रोटेशनल मोशन में थोड़ा सा एक दो चीजें और भी है एक्स्ट्रा। वो एक तो आपको थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे अभी। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये है कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू ऑफ आई जेड। मतलब किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन्हीं टू परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट उनका समीशन उन दोनों एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो थर्ड एक्सिस पास होती है और दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। मतलब जैसे अपन देखें यहाँ पर ये एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किन्हीं टू परपेंडिकुलर एक्सिस इनके अबाउट इनका समीशन किसके इक्वल होता है? इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द थर्ड एक्सिस which is passing through the point of intersection of the given axis and perpendicular to the given axis। ये है थ्योरम। हालांकि मैं लिखवाऊंगा आपको। According to theorem of perpendicular axis, the sum of moment of inertia of a body about any two perpendicular axis is equal to the moment of inertia of a body about the third axis which is perpendicular to the given axis and passing through their point of intersection। और एक और थ्योरम है जिसको अपन बोलते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो किसी भी बॉडी का, जैसे ये बॉडी है, इसमें अपन ने यहां पर एक्सिस फिट की है, इस एक्सिस के अबाउट बॉडी को अपन रोटेट कर रहे हैं, लेकिन बॉडी का सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां पर है और ये जो गिवन एक्सिस है इसी के पैरेलल यदि अपन एक इमेजिनरी एक्सिस अज्यूम करें जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस सपोज ए, ये O हो गया, ये एक्सिस O से पास हो रही है और ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से, दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस A है और पूरी बॉडी का मास m है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस IO इज इक्वल टू होता है IC प्लस m इंटू ऑफ ए स्क्वायर। मतलब किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बॉडी का जो मास है और दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर, इसके प्रोडक्ट और इनका सम के इक्वल होती है। मतलब अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस the sum of moment of inertia of a body about the axis passing through their center of mass and product of mass of a body and square of its distance from the two parallel axes is equal to the moment of inertia of a body about the given axis। ये थ्योरम्स है।
तो इतनी चीज़ें अपन की हैं रोटेशनल मोशन में, जिसको अपन बहुत इजीली मैंने आपको एक ही उसमें आपको पूरा करवा दिया है। अब इसमें से थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो हैं वो अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जैसे मैं आपको वर्क ऑलरेडी पढ़ा चुका था, पावर करवा चुका था, काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये सब बता चुका था आपको। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा आपको 5th नंबर और 6th नंबर पर रिलेशन बताएं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ, वो डेराइव करवाऊंगा। फिर साथ में ये जो लॉ थे ये भी लिखवाए मैंने, अभी ये बताया है। तो बच्चों ये अपन करते हैं, पहले आप इसको कवर कर लीजिएगा। थ्योरम से मुझे प्रूफ करवानी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में आती है आप लोग को।